पूजा करने गई महिला के साथ दरिंदगी। एक महंत और उसके चेलों की करतूत। महिला से गैंग रेप के बाद हैवानियत। हड्डी पसली तोड़ दी। महिला के फेफड़े फाड़ डाले। प्राइवेट पार्ट्स में रॉड डाल दिया। पुलिस की शर्मनाक लापरवाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बदायूं में एक महिला के साथ बर्बरता की इस कहानी ने पूरे देश को झकझोर दिया है। 50 वर्षीय महिला जिसके साथ बर्बरता उसके जीते जी तो की ही गई गैंगरेप के जरिए, लेकिन बताया जा रहा है कि उसके शरीर में, उसके प्राइवेट पार्ट्स में रॉड तक डालने का आरोप है उन दोषियों पर, जिन पर कार्रवाई पुलिस कर रही है। 2 को गिरफ्तार किया गया है। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं बदायूं में ये गैंगरेप कांड आखिर क्या है। गांव में चारपाई पर पड़ी इस चादर के नीचे इंसानियत की लाश पड़ी है। मर चुकी संवेदनाओं की लाश पड़ी है। ये चादर अगर हट जाए तो इसके नीचे से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बजबजाती सड़ांध का ऐसा भभका उठेगा जहां किसी इंसान का सांस लेना भी दूभर हो जाए। इस चादर से एक 50 साल की महिला की लाश ढकी हुई है, जिसके साथ हैवानों ने दरिंदगी की सारी सीमाएं पार कर दी। बदायूं के इस कांड की हकीकत आप जानेंगे तो आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। हैरत से दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हैवानों की दरिंदगी पर आपका खून खौलेगा तो पुलिस की बेशर्म लापरवाहियों पर आप अपना सिर धुनने लगेंगे। दिल दहला देने वाली ये कांड बदायूं के उद्यती थाना क्षेत्र का है, जहां 3 जनवरी की शाम 50 साल की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक मंदिर में पूजा करने गई थी। उसे क्या पता था कि जिस मंदिर में वो पूजा करने जा रही है, उस मंदिर के महंत और उसके चेलों के रूप में वहां दरिंदे बैठे मिलेंगे। ये महिला मंदिर में पूजा कर ही रही थी। आरोप है कि मंदिर में ही मौजूद महंत सत्यनारायण, उसके चेले वेदराम और ड्राइवर जसपाल ने महिला को वहीं दबोच लिया। इन तीनों ने महिला के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। इन दरिंदों ने महिला के साथ गैंगरेप किया और उसके बाद तो जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर तो किसी राक्षस का कलेजा भी कांप उठेगा। इन दरिंदों ने महिला के पैर की हड्डी तोड़ डाली, पसलियां तोड़ दी, सीने पर भारी चीज का प्रहार किया, जिससे महिला के फेफड़े तक डैमेज हो। यही नहीं, इन दरिंदों ने तो दिल्ली के निर्भया कांड की तर्ज पर महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड नुमा चीज घुसेड़ डाली। थाना क्षेत्र में घटना है। इसमें 376D 302 IPC में हम लोगों ने मुकदमा कायम कर लिया है और 3 जो नामजद अभियुक्त हैं उनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हम लोग कर चुके हैं। तीसरे की गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के सेंसिटिव केस को जो हैंडल करने में थाना स्तर पे जो कुछ लापरवाही हुई है, उसी संदर्भ में मेरे द्वारा एक प्रारंभिक जांच कराई गई और उसमें दोषी पाए जाने पर जो तत्कालीन थाना अधिकारी हैं, थाना प्रभारी हैं, उन्हें निलंबित भी कर दिया है। गांव से दूर इस मंदिर में महिला की चीखें गूंजती रही, लेकिन उसकी आवाज किसी के कानों में नहीं पड़ी। 3 जनवरी की रात 11 बजे महंत और उसके चेले महिला की खून से लथपथ लाश उसके घर फेंक कर चले गए। घटना का जब पता चला, जब वो 3 लोग गाड़ी से हमारी माताजी को दरवाजे पे डाला उन्होंने, तब पता चला और हमने पुलिस को भी जब सूचना दी 4 तारीख को दिन में से 10-11 बजे दिन में दी थी 4 तारीख को। महंत सत्यनारायण ने घर वालों को बताया कि महिला की लाश कुएं में पड़ी मिली थी। उसने तो पुलिस से लेकर मीडिया को भी गुमराह करने की पूरी कोशिश की। आज वो साहब खत्म हुई था कल शाम। तो फिर इसके बाद उन्होंने घर वालों को सूचना ना दी? घर वालों का फोन नंबर ना हो, फिर दही बात पर सूचना। फिर जब मर कैसे गई? हाँ, कुएं में कैसे गिरी? कुआ में आई है तब मैं लेकर ही गिरी, अपना भी गिर गई और हमारे माल बना पड़ी।
तुम्हें जानकारी ना? जब के क्या नहीं तो बज के गए अंदर के क्या नहीं? हाँ तो पता चल गई तुम्हें? हाँ फिर तो मैंने कही एक आदमी लाई लवाई। महंत सत्यनारायण ने जो कहानी बताई हकीकत तो उसके बिल्कुल उलट थी। 3 जनवरी की रात महिला के साथ हैवानियत हुई थी। उसके बाद शुरू हुई पुलिस की बेशर्मी और लापरवाही की कहानी, जिसे सुनकर किसी का भी खाकी वर्दी से भरोसा उठ सकता है। अंकुर चतुर्वेदी के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, बदायूं, आज तक। एक तो शर्मसार कर देने वाली ये घटना, फिर जो पुलिस ने किया वो उससे भी शर्मनाक। 3 जनवरी का ये पूरा मामला है, रविवार का। सोमवार तक कोई कार्रवाई नहीं की, एफआईआर तक नहीं लिखी, पोस्टमार्टम तक नहीं कराया। 48 घंटे तक महिला का पोस्टमार्टम तक नहीं कराया, जबकि बॉडी इन हालात में मिले थे। आइए आपको दिखाते हैं ये शर्मनाक चेहरा जो यूपी पुलिस का सामने आया। डीएम भी पहुंचे, एसपी भी पहुंचे, एसएसपी भी पहुंचे, एडीजी भी पहुंचे। देखिए आला अफसरानों की ये भीड़। ये यहाँ लकीर पीटने आए हैं। 2 दिनों तक जैसे इन्हें इस घटना की खबर ही नहीं थी, लेकिन अब जब मीडिया में ये वारदात छा गई तो अफसरानों की नींद टूटी। दौड़ पड़े पीड़िता के गांव। परिजनों के आंसू पोंछने की रस्म अदायगी शुरू हो गई। पुलिस की लापरवाही पर लीपापोती भी शुरू हो गई। एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ था। हैवानों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी और बदायूं पुलिस इस मायावी महंत की कहानी पर चल रही थी। महंत पुलिस को बहला रहा था और पुलिस बहल भी रही थी। पुलिस ने ये तक नहीं सोचा कि आखिर इस महिला की ऐसी हालत कैसे हुई, कैसे उसकी लाश इतनी शत-विशत हालत में मिली थी। दरिंदगी की ये भयानक वारदात 3 जनवरी यानी रविवार की रात हुई थी। उस वक्त आरोपी पुजारी मंदिर में ही मौजूद था। पुलिस ने पुजारी से पूछताछ की, लेकिन उसे गिरफ्तार करने की जहमत नहीं उठाई, जिसकी वजह से मंगलवार की सुबह तक तीनों आरोपी गांव से फरार हो गए। घटना की रिपोर्ट जो है थोड़ी दर्ज करवाने में परिवारजनों की ओर से भी थोड़ा डिले हुआ और थाने की ओर से भी थोड़ी चीज में डिले हुआ। इसको व्यक्तिगत रखते हुए जिम्मेदारी से करते हुए एसओ को तत्काल प्रभाव से प्रभावित कर दिया गया है और उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। जहाँ तक परिवार वालों की सुरक्षा की बात है, एसडीएम, सीओ, एडिशनल एसपी और एडीएम भी मौके पे हैं। उनके परिवार वालों से बात कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि सरकार की पूरी संवेदनाएं उनके साथ है और हम उनके साथ हैं। किसी भी प्रकार का कोई अगर सिक्योरिटी थ्रेट होता है तो वहाँ पे हम एक कांस्टेबल वगैरह भी नियुक्त कर देंगे। पुलिस की लापरवाही सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। पुलिस ने तो इसे गैंगरेप की घटना मानने से भी इनकार कर दिया। परिजनों से पुलिस ने थाने के खूब चक्कर कटवाए। परिजन पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाते रहे, लाश सौंपने की मांग करते रहे, लेकिन पुलिस ने परिजनों की एक नहीं सुनी। इसको कांड बहु हाँ को तो इसकी लड़की की इतनी चोट आई है, उसको तो महान कर। उद्यती पुलिस ने तो बस यही थ्योरी बनाई कि महिला की मौत सूखे कुएं में गिरने की वजह से हुई और उसके साथ कोई दरिंदगी नहीं हुई थी। लेकिन जब घटना ने तूल पकड़ा, बात आला अधिकारियों तक पहुंची तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए। इसके बाद पुलिस ने आंगनबाड़ी सहायिका के परिजनों की तहरीर पर महंत सत्यनारायण, चेला वेदराम और ड्राइवर जसवाल के खिलाफ गैंगरेप और हत्या का मामला दर्ज किया। संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सेक्शन 376 और 302 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में 3 लोगों को नामजद किया गया है और अक्यूज लोगों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बदायूं पुलिस ने बनाई है। जल्दी ही जो कल्प्रिट्स हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। यही नहीं, पुलिस ने 2 दिन तक महिला की लाश का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया था। पुलिस ने वारदात के 48 घंटे बाद 5 जनवरी को महिला की लाश का पोस्टमार्टम करवाया। महिला की शत-विशत लाश देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी दहल गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो फाइंडिंग्स आई हैं उसमें जो है उसके हाथ पर और कूल्हे पर एक तो घिसड़ के निशान थे और एक जो पैर है, पैर में उसके फ्रैक्चर था और एक 7th रिब है उसमें उसका फ्रैक्चर था और उसके प्राइवेट पार्ट्स में जो है टीयर्स थे जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई उसमें, और जो रिब फ्रैक्चर हुई उसकी वजह से उसके इंटरनल ब्लीडिंग हुई। ब्लीडिंग ज़्यादा होने से ही वो शॉक में गया पेशेंट और उसके बाद उसकी डेथ हो गई।
उद्यती थाने के इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह ने दावा किया कि महिला के शरीर पर चोट के निशान ही नहीं थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसने पुलिस की थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी। इंस्पेक्टर की लापरवाही साफ हो गई। अफसरों ने अपना चेहरा बचाने के लिए इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया। आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 टीमें बना दी गई हैं। आरोपियों पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी रखा है। ये केस हम लोग के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का केस है बदायूं जनपद का, इसीलिए मैं बरेली से यहाँ पे आया हुआ हूँ। 4 टीमें इसमें बनाई गई हैं। सत्यनारायण जो वहाँ का बाबा था, उसकी गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिली है जिसके आधार पे हम लोग उसको शीघ्र गिरफ्तार करने में सफल होंगे। इस बर्बर हत्याकांड के बाद पूरे गांव में आक्रोश है। परिजनों के आंखों में आंसू है तो क्रोध के अंगारे भी हैं। वो दरिंदों के लिए मौत की सजा मांग रहे हैं। बदायूं कांड से उठते सवालों से एक बार फिर यूपी की खाकी शर्मसार हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे संवेदनशील मसलों पर पुलिस की संवेदनशीलता कहां चली जाती है? क्यों वो पीड़ित को इंसाफ दिलाने की जगह दरिंदों को बचाने में लग जाती है? अंकुर के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, बदायूं, आज तक। सीधे लिए चलते हैं आपको शिवेंद्र श्रीवास्तव, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ वहीं सीधा बदायूं से जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, बात संवेदनशीलता की नहीं है, बात उस आपराधिक मुकदमे की है जो ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज होनी चाहिए। अगर आपने लीपापोती की कोशिश की, आपने 2 दिन तक पोस्टमार्टम रोका, आपने 2 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं की, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह सस्पेंशन तो लगता है जैसे वेकेशन पर भेज दिया जाता है, छुट्टी मनाने। देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह की बात लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं कि महिला सुरक्षा के लिए तमाम और दूसरी योजनाएं करते हैं, पिंक बूथ बनाए गए, तमाम बातें कही गई, लेकिन जब धरातल पे बात आती है तो यही अफसर जो उन मीटिंग्स में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हकीकत में जब उनको इम्प्लीमेंट करना होता है तो वो नहीं करते, और इसी की वजह से सरकार का फ्लेवर साफ पता चलता है। ये जो अधिकारी हैं ये लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, चाहे हाथरस घटना हुई हो, अभी मुरादनगर घटना हुई हो, इससे पहले बुलंदशहर में घटना हुई, मेरठ में घटना हुई, इन सारी घटनाओं में साफ पता चलता है कि पुलिस ऐसे संवेदनशील मामलों में भी चूक करने से नहीं चूकती, और वो हाथ पर हाथ धरे तब तक बैठे रहते हैं जब तक कोई बवाल ना हो, जब तक मीडिया उन पर सवाल ना उठाते, जब तक विपक्ष उन पर हमलावर ना हो जाए, और जब ऐसा मामला होता है तो सस्पेंशन जैसी छोटी कार्रवाई करके छोड़ दिया जाता है। जबकि हकीकत यह है कि चाहे वो कप्तान हो, आईजी हो, चाहे वहाँ के बड़े और अधिकारी हों, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने मातहत काम करने वाले लोगों को इतना संवेदनशील बनाएं, इतना सेंसिटाइज करें कि कम से कम ऐसे मामलों में तो कोई लापरवाही न करें। लेकिन ये लगातार होता रहता है और फिर एक मामले के बाद दूसरा मामला सामने आता है, और इसी तरीके से सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस है, हम एक्शन लेंगे, हम सख्त एक्शन लेंगे और कड़ा संदेश देंगे। और संदेश ये होता है कि अगली बार इससे बड़ा कोई मामला और निकल करके आता है और उसके बाद फिर से लोग जो है परेशान होते हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, आपने सही जानकारी दी है, और सवाल अब यही उठ रहा है कि आखिर ये पुलिस की वर्दी का मतलब क्या है? लीपापोती क्या अब एसेंशियल ड्यूटी बन गया है ऐसे पुलिस अधिकारियों का? और अगर ऐसा हो गया है तो क्या कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्या कर रही है उनकी सरकार, क्या कर रहा है उनका प्रशासन? नजरें हाथरस मामले से भी बहुत ज्यादा हटी नहीं है। देखिए, कोर्ट में मामला वहां चल रहा है और ये कांड फिर से हो गया, और फिर पुलिस की वही फितरत। सवाल है, पुलिस ने महंत को फौरन गिरफ्तार क्यों नहीं किया? पुलिस महंत की थ्योरी पर ही क्यों चलती रही? आप देखिए, मजाक बनाता रहा वो। सोमवार को बाकायदा मीडिया से बात कर रहा है, हमने आपको उसकी तस्वीर दिखाई। तीसरा सवाल, पुलिस गैंगरेप बात से आखिर क्यों इनकार करती रही? क्यों हत्या को हादसा बताने में जुटी रही पुलिस? पुलिस ने कुएं में गिर जाने में से मौत की कहानी क्यों बनाई? छठा सवाल, पुलिस ने 48 घंटे बाद क्यों करवाया पोस्टमार्टम? सातवां सवाल, महिला के जख्मों पर क्यों झूठ बोला पुलिस ने? सिर्फ लीपापोती। बेटे ने खुद बताया आज तक को कि शरीर देखकर ही खून से लथपथ वो समझ गया था कि अपनी मां के साथ क्या हुआ है। अफसरों ने घटनास्थल पर जाने में आखिर इतनी देर क्यों की? नौवां सवाल, क्या पुलिस ने आरोपियों को फरार होने का मौका दिया? परिजनों को थाने का चक्कर क्यों कटवाती रही पुलिस? आपने उनकी मां को सुना, वो कह रही थी बार बार वो थाने में जाकर हाथ जोड़ रही थी पुलिस वालों के सामने। और इस वक्त सीधा आपको लिए चलते हैं हमारे साथ उस महिला के बेटे
आज तक पर जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, मुझे पता है बहुत मुश्किल घड़ी है ये आपके परिवार के लिए, जो कुछ आपने झेला है एक बेटे के तौर पर। पुलिस का रवैया कैसा था जब आप लोग मामले को, और क्या उन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की? क्या था उनका रिस्पॉन्स, उनका रवैया क्या था? नहीं, वो हरिपुर में कोई कांड हो गया था, सारे पुलिस कर्मी वहाँ जुटे हुए थे, वहाँ पर कोई नहीं था थाने में। पुलिस का व्यवहार सही था, वो तो ये बोल रहे थे अभी कोई नहीं है यहाँ पर, थोड़ी देर में आना, अभी वहाँ जुटी हुई है सब पुलिस वाले, हरिपुर में कांड हो गया था इसलिए। सोचिए आप इस तरह की जानकारी एक बेटे को देनी पड़ रही है। आप लोगों को इस घटना के बारे में कब पता चला, किस तरह से जानकारी मिली? घटना का जब पता चला, जब वो 3 लोग गाड़ी से हमारी माताजी को दरवाजे पे डाला उन्होंने, तब पता चला। और हमने पुलिस को भी जब सूचना दी 4 तारीख को दिन में ऐसे 10-11 बजे दिन में दी थी 4 तारीख को। आपने पुलिस को जानकारी दी थी, फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई सोमवार को नहीं की, ना एफआईआर रजिस्टर हुआ, ना पोस्टमार्टम कराया। क्या कुछ हुआ था, अगर पूरा घटनाक्रम आप बता सके हमें? रात को 12:30 बजे 3 लोग गाड़ी से यहाँ दरवाजे के सामने डाल के गए, तब पता चला था। ऐसे लग रहा था किसी ने उन लोगों ने रेप किया है, यहाँ से पैर टूटा हुआ था और बहुत खून निकल गया था। चलिए, इंसाफ की सांस में आज तक की आवाज़ भी आपके साथ जुड़ी है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मामला बदायूं का है, और बदायूं में इससे पहले 2014 में भी 2 बेटियों के साथ ऐसे ही मामला हुआ था, जिनके मारे जाने के बाद, उनको मार देने के बाद उनको टांग दिया गया था पेड़ से। तब भी बहुत सियासत हुई थी, सियासत इस बार भी हो रही है। प्रियंका वाड्रा क्या कह रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। बदायूं गैंगरेप कांड में पुलिस की लापरवाही के चलते जहां सरकार सख्ते में है, वहीं इस पर सियासत भी गर्मा उठी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडीजी से इस घटना की पूरी जानकारी तलब की है। योगी ने अपने ट्वीट में लिखा, जनपद बदायूं की घटना अत्यंत निंदनीय है, अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एडीजी बरेली को घटना के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने और यूपी एसटीएफ को विवेचना में सहयोग करने हेतु निर्देशित किया है। इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच हो रही है, और जो भी दोषी होएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। योगी सरकार जहां इस मामले में अब एक्शन के मूड में है, वहीं विपक्ष ने इस पर सियासत शुरू कर दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि हाथरस में सरकारी अमले ने शुरुआत में फरियादी की नहीं सुनी, सरकार ने अफसरों को बचाया और आवाज को दबाया। बदायूं में थानेदार ने फरियादी की नहीं सुनी, घटना स्थल का मुआयना तक नहीं किया। महिला सुरक्षा पर यूपी सरकार की नीयत में खोट है। मंदिर जाती महिलाओं के साथ अगर मंदिर का महंत ही दुराचार करेंगे तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या है? ये जंगल राज की पराकाष्ठा है या नहीं, ये योगी आदित्यनाथ जी को बताना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट कर रही है, चाहे वो पिंक बटन के नाम पर हो, चाहे 1090 के नाम पर हो, चाहे रोमियो स्क्वाड के नाम पर हो, चाहे महिला सशक्तिकरण के नाम पर हो, और चाहे वो पिंक स्कूटर के नाम पर हो। देखिए, ये जो घटना घटी है बदायूं की, ये अत्यंत शर्मनाक, दर्दनाक और घिनौनी घटना है। इसने निर्भया का केस फिर से ताज़ा कर दिया हमारी स्मृतियों में। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हाथरस, बलरामपुर, गोंडा, मुजफ्फरनगर और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। संपूर्ण गुंडा राज और जंगल राज उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है। ये लोग कभी लव जिहाद से लेके तमाम तरह के अन्य उस कामों में लगे हुए हैं। ये कानून व्यवस्था क्यों नहीं कायम कर रहे हैं? ये वही बदायूं है जहां 2014 में 2 बेटियों को मारकर पेड़ पर टांग दिया गया था। उस मामले में भी पुलिस की लापरवाही उजागर हुई थी। तब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। बदायूं में दरिंदगी की घटना हुई है, पुलिस की लापरवाही फिर उजागर हुई है। इस पर सियासत तो होनी ही है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। बदायूं कांड की तपिश अब लखनऊ तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी से पूरी रिपोर्ट मांगी है। बात की है प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से हमारे सहयोगी अभिषेक ने। सुनिए। पोस्टमार्टम के आधार पे ही और मृतका के पति के कथन के हिसाब से हम लोगों ने उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है
इस संबंध में मेडिकल कंडीशंस के बारे में सीएमओ के द्वारा स्वयं जनपद स्तर पे बयान दिया गया है। एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसको डीएम, एसएसपी और सीएमओ ने संबोधित किया था। इसके अतिरिक्त एडीजी बरेली जोन मौके पे गए हैं, उनसे भी रिपोर्ट मांगी गई है। अभी तक जो 3 अभियुक्त थे उनमें से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक अभियुक्त फरार है, उस पर इनाम घोषित किया गया है। एसटीएफ की टीम भी लगाई गई है। बहुत जल्द हम उसकी गिरफ्तारी करेंगे और इस पूरे केस में साक्ष्य एकत्रित करके हम कोर्ट में चार्जशीट करेंगे और इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम इसकी सुनवाई कराएंगे ताकि अभियुक्तों के विरुद्ध जल्द से जल्द हम सजा दिला सकें। इसी के साथ हम बुलेटिन में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कोरोना से अभी पार पाए नहीं थे, इधर बर्ड फ्लू, नई दहशत। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पिछले 10 महीने से कोरोना के खौफ में हम और आप जी रहे हैं, लेकिन अब बर्ड फ्लू, ये नई दहशत आ गई है। परिंदे आसमान में उड़ते उड़ते गिर रहे हैं। इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी देखिए। कोरोना काल के बीच एक और मुसीबत आई। अब देश में बर्ड फ्लू के कहर ने बढ़ा दी है टेंशन। मर रहे हैं पक्षी, डर रहे हैं लोग। बर्ड फ्लू ने उड़ाए होश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, गुजरात, केरल में बर्ड फ्लू। देश में जारी हो गया है बर्ड फ्लू का अलर्ट। आखिर इंसानों के लिए क्यों घातक है ये बर्ड फ्लू? हम आपको बताते हैं किन राज्यों में इस वक्त डरने की जरूरत है और क्या एहतियाती कदम आप अभी से उठा सकते हैं। जिन राज्यों में अभी तक फैलने की आशंका है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, केरल में कई जगहों पर उड़ते उड़ते पक्षी गिर रहे हैं। इसी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा डर भी फैल गया है। लेकिन अभी तक ये बर्ड फ्लू और ये जो बीमारी है ये इन पक्षियों में ही है, अभी इंसानों तक नहीं फैली है। खतरा बहुत बढ़ जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। पहले कोरोना वायरस महामारी बनकर आया, जैसे तैसे कोरोना कंट्रोल हुआ तो कोरोना के नए वायरस ने डराया और अब देश में राज्य दर राज्य फैली है बर्ड फ्लू की दहशत। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर ये बर्ड फ्लू कैसे फैलता है, कैसे पक्षी अचानक मरने लगते हैं और अगर ये पक्षियों से इंसानों में फैल जाए तो कितना घातक है और कैसे ये बर्ड फ्लू महामारी भी बन जाता है। भारत में वो कौन कौन से राज्य हैं जहां बर्ड फ्लू की दहशत फैल चुकी है। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में बर्ड फ्लू के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के आगर मालवा की हैं। यहाँ दहशत उस वक्त फैल गई जब अचानक आसमान में उड़ने वाले पक्षी जमीन पर गिर गिर कर मरने लगे और पिछले 3 दिनों में यहाँ करीब 300 से ज्यादा कौवों की मौत हो चुकी है। और जब इन कौवे के टेस्ट सैंपल भोपाल जांच के लिए भेजे गए तो इनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। अब पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारे यहाँ से जो 2 पक्षी हमने भोपाल भेजे थे सैंपल के लिए, उनका वहाँ से जो है पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और उस बर्ड फ्लू के दृष्टिगत हमने नगर में मुनादी भी करा दी है। लोगों को सुरक्षित रहने की हिदायत दी गई है और नगर के विभिन्न हिस्सों से हमारे जो दल हमने गठित करे हैं वो कंटिन्यू जो है मृत पक्षी को यहाँ उठा के ला रहे हैं और हम उनको ट्रेंचेस ग्राउंड पर डंप करा रहे हैं। सिर्फ आगर मालवा ही नहीं, मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी कौवों समेत पक्षियों के मौत से टेंशन बढ़ गई है। जैसे ही उज्जैन के आसपास कौवे के मरने की खबर मिली, प्रशासन ने फौरन उन्हें जमीन में गाड़ने की सलाह दे दी। अब जहाँ जहाँ कौवे मरे हैं वहाँ दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। टेस्ट के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में भी बर्ड फ्लू की दहशत ने नींद उड़ा दी है। खंडवा में कौवे और बगुले मरे हुए मिले। इंदौर में भी और कई जगह पर जैसे इनकी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, तो हमने भी अपने ज़िले के सारे डॉक्टर्स को अलर्ट कर दिया था कि यदि अपने ज़िले में इस तरह से कोई मृत पक्षी या पोल्ट्री वगैरह मिलते हैं तो उन पर निगरानी रखें और यदि वो मिलते हैं तो उनके सैंपल कलेक्ट करके और फिर हाई सिक्योरिटी लैब को भेजें।
हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर, मंदसौर, आगर मालवा के अलावा उज्जैन, सीहोर, देवास, गुना, शाजापुर, खरगोन और नीमच में अलर्ट जारी किया गया है। अभी तो सिर्फ पक्षियों में वायरस फैला है, कहीं इंसानों तक ये वायरस न फैल जाए, इसके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जिस स्रोत से हम लोगों को मालूम पड़ा, उस स्रोत से हम लोगों ने सभी हमारे विभाग के कमिश्नर वगैरह जो डॉक्टर है सभी को आदेशित किया है कि इनको मरने से बचाया जाए, और उस आधार पे दवाई छिड़काव भी किया गया है और गोली दानों में मिलाकर भी खिलाकर जो हुआ वो तो हुआ, पर जिस प्रकार से चालू काम किया जब से रोग भी लगी है, मरने से भी बचे रहे। राजस्थान में 24 घंटे में 246 कौवे मरे। राजस्थान में अब तक 717 कौवे मरे। राजस्थान के 12 में 140 कौवों की मौत। जयपुर में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि। राजस्थान के तो 4 जिलों में बर्ड फ्लू कंफर्म हो चुका है, झालावाड़, जयपुर, कोटा और बारां। पिछले 24 घंटों में राजस्थान में 246 कौवों की मौत हुई है और अब तक कुल 717 कौवे मर चुके हैं। तस्वीरें राजस्थान के बारां की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे मरे हुए कौवों को लाइन में रखा जा रहा है। अकेले बारां में अब तक 140 कौवे मर चुके हैं, जबकि जयपुर में उड़ते कौवे मर मर कर गिर रहे हैं। राजस्थान में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। जयपुर में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। यहाँ पर जयपुर में सोफिया स्कूल है, वहाँ पर देखा जाता है किस तरह से कौवे मरे हुए हैं। उन कौवों को एक एक करके यहाँ से निकाला जा रहा है, मरे हुए कौवों को। इस तरह से जयपुर के अलग अलग हिस्सों में ये लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पक्षियां मर रही हैं। यहाँ से ये सैंपल कलेक्ट किया गया है। इंसानों में अभी तक फैलने के इसके कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से पीपी किट पहनकर और पूरी सावधानी बरतते हुए इनका सैंपल लिया जा रहा है। और इस तरह से जहां पर भी कौवे मर रहे हैं, पक्षी मर रहे हैं, इसी तरह से सैंपल कलेक्ट करके जांच के लिए भेजा जा रहा है। हिमाचल में अब तक 2403 पक्षी मरे। हरियाणा में रोजाना 5 से 6 मुर्गियों की मौत। इसके अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी है। हिमाचल में पक्षियों के मरने का पहला मामला 28 दिसंबर को सामने आया था और राज्य में अब तक 2403 प्रवासी पक्षी मारे जा चुके हैं, जबकि हरियाणा के बरलवाला पोल्ट्री फार्म में 5 से 6 मुर्गियां रोज मर रही हैं। हरियाणा के बरवाला में हम मौजूद हैं, जहां पर हजारों की तादाद में हैचरीज हैं और शायद उत्तर भारत में सबसे बड़ा इलाका होगा जहां चिकन सबसे ज्यादा जो है उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं, क्योंकि खबरें ये भी आई थी कि इसी बरवाला इलाके में हजारों की तादाद में मुर्गियां भी मरी हैं। इतना ही नहीं, जो सामान्य पक्षी हैं वो भी मरे हुए मिले हैं। ये नॉर्मल देखा गया, जब भी नॉर्मल वेदर होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती। जब एक्सट्रीम वेदर होता है, ज्यादा ठंड होती है तो बर्ड बर्दाश्त नहीं कर पाता। जिस मतलब जैसे मौसम बदलता है, एकदम गर्मी से सर्दी एकदम सर्दी आती है और ज्यादा सर्दी पड़ने की वजह से बर्ड में मृत्यु दर ज्यादा बढ़ जाती है। तो मेरी तरफ से तो मेन कारण यही है, जो भी मोर्टालिटी हो रही है जहाँ भी हो रही है तो वो सर्दी की वजह से हो रही है कि बर्ड उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। केरल के अलप्पुझा और कोट्टयम जिलों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं और केरल सरकार ने इसे राज्य आपदा घोषित कर दिया है। केरल में बर्ड फ्लू से 12,000 बत्तखें मर चुकी हैं। जिन इलाकों में बर्ड फ्लू के केस आए हैं, वहां 40,000 पक्षियों को मारने का आदेश दिया गया है। बर्ड फ्लू के दस्तक आने वाले हैं ठंड में, इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की। इसी समय विदेशी मेहमान पक्षी जिसे कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड, उनके द्वारा ये फैलता है और अभी तक बत्तख में केरल में फैला है। ज्यादातर वाइल्ड जो पक्षी हैं, कौवे हैं, अन्य पक्षियां हैं, उसमें ये फैला है। गुजरात के जूनागढ़ में एक बांध के पास 53 पक्षी मरे हुए मिले थे। हालांकि गुजरात सरकार ने बर्ड फ्लू होने से इनकार कर दिया है। 7 राज्यों में पक्षियों की मौत के बाद दिल्ली में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो। अब आइए आपको हम बताते हैं कि आखिर बर्ड फ्लू से डरकर बचकर रहने की जरूरत क्यों है।
क्यों घातक है बर्ड फ्लू? मृत्यु दर इसमें 50% से ज्यादा है। बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। इन्फ्लुएंजा के 11 वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा ये खतरा हो सकता है। बर्ड फ्लू के वायरस H5N1, H7N3, H7N7, H7N9 और H9N2 इतने सारे हैं इसके अलग अलग स्ट्रेन। बर्ड फ्लू पक्षियों से इंसानों में फैलता है, अभी पक्षियों में ही है। सबसे ज्यादा खतरनाक है H5N1 बर्ड फ्लू वायरस। बर्ड फ्लू 60 से ज्यादा देशों में महामारी भी बन चुका है। साल 2003 से लेकर अब तक H5N1 से कुल 861 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें 455 की मौत हो गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 50% के आसपास मृत्यु दर है इसमें। H5N1 वायरस दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। H5N1 वायरस जो है वो बर्ड फ्लू वायरस सबसे पहले 1959 में, सोचिए आप, स्कॉटलैंड में कहाँ फैला था और अब किस तरह से ये एशिया में पहुंचा हुआ है। H5N1 वायरस माइग्रेटरी पक्षियों के जरिए फैलता है। 2004-2005 में H5N1 को रोकने के लिए कई प्रयास किए गए थे, लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं कि एक तरफ ये बर्ड फ्लू का खतरा है, कोरोना से पार पा नहीं पाए हैं, और दूसरी तरफ ये ठंड की दहशत। लगातार हो रही बारिश ने दिल्ली वालों को परेशान कर दिया है, तो भारी बर्फबारी ने कश्मीर के लोगों। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक ठंड का तांडव जारी है। दिल्ली में ओले पड़ रहे हैं, जमकर बारिश हो रही है। कश्मीर में बेहिसाब बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में भी बर्फ जबरदस्त पड़ रही है। ये मौसम का भयंकर टॉर्चर है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कश्मीर से लेकर उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी ने कैसे मुसीबतों का अंबार लगा दिया है। तो दिल्ली में लोगों का ओले और बारिश वाली ठंड से सामना हो रहा है। पहले बात दिल्ली की करते हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है, सिर मुंडाते ही ओले पड़े। तो दिल्ली में इस वक्त ये कहावत इस तरह से फिट बैठ रही है, जैसे ही ठंड ने जोर पकड़ी ओले भी पड़ गए। पिछले 3 दिनों से दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और आज सुबह सुबह तो ओले भी पड़ गए। दिल्ली एनसीआर में पिछले 4 दिनों से मानो जैसे कुदरत नाराज हो गई हो। रुक रुक के बरसात, तेज हवाएं, गिरता तापमान और अब तो दिन में ऐसी तस्वीर है कि मानो जैसे दिन में ही अंधेरा हो गया हो। जाहिर है आम जनजीवन है उस पर बुरा असर पड़ा। और इस समय देखिए, यकीन नहीं होता कि पिछले 4 दिनों से जो बरसात है ये ठंड में हो रही है। ये बिल्कुल किसी मानसून की तस्वीर नजर पड़ती है राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में मौसम ने अपने सारे रूप दिखा दिए हैं। सर्दी विकट की पड़ रही है, बारिश हो रही है और ओले भी पड़ रहे हैं। देखिए, जो ये हिल स्टॉर्म था हमारे पास, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित कर रहा था, उसके चलते हुआ था हमारे पास। अब ये देखेंगे कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे की तरफ मूव कर गया है, तो जो एक्टिविटी हमारे पास होनी थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वो आपके पास मुख्यतः हो चुकी है। तो 2 तारीख से लेकर के आप कह सकते हैं कि आज सवेरे तक की ये मुख्यतः एक्टिविटी थी, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी वेस्ट यूपी की तरफ चला गया है। तो फिलहाल अभी आप देखेंगे रेनफॉल एक्टिविटी में सिग्निफिकेंटली कमी आई है, और अगले 3-4 दिन तक लगभग आपके पास ऑलमोस्ट क्लियर रहेगा। बीच में 8 तारीख की रात में या 9 तारीख की सुबह हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और अब आपको सीधे कश्मीर लिए चलते हैं, तो सुनिए, जम्मू कश्मीर के 9 जिलों में बर्फ के तूफान का अलर्ट है और लोगों से घर से बाहर न निकलने की अपील की गई है। कश्मीर में पिछले 4 दिनों से भयंकर बर्फबारी हो रही है। हालात ये हैं कि समूचे कश्मीर को बर्फ ने अपनी आगोश में ले लिया है। बर्फबारी के बोझ से मकान भी धराशायी हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि श्रीनगर में मकानों की छतों पर कई फीट बर्फ जमी, तो एक मकान बर्फ के बोझ से गिर गया। मैंने अपने इतिहास में
पिछले 10 साल में कम से कम इस तरह की बर्फबारी श्रीनगर शहर में होते हुए नहीं देखी। क्योंकि अगर इस तरह देखें बर्फ का श्रीनगर में, तो वो भी अब 1 फुट से भी ज़्यादा हो गया है। अगर कश्मीर के दूसरे इलाकों की बात करें तो कई जगहों पर 3 से 5 फुट बर्फ जो है सड़कों पर जमा है। ये एक सड़क है जो इस पूरे रास्ते में जाती है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इंसान का चलना मुश्किल है, तो वाहनों की तो बात ही नहीं। श्रीनगर में बर्फ ने कितनी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तस्वीरें आपको बता रही हैं। लाइट नहीं है, श्रीनगर वालों का संपर्क दुनिया से ही कट चुका है। जो जहां है वहीं रह गया है। दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ अशरफ वानी और शुजाउल हक, श्रीनगर आज तक। इसी के साथ हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। इधर कश्मीर की बर्फबारी, दिल्ली की बारिश आपने देख ली। उत्तराखंड में बर्फबारी की जबरदस्त तस्वीरें आई। उत्तराखंड से बर्फबारी की अद्भुत तस्वीरें आई हैं। बद्रीनाथ धाम में तो बर्फबारी पूरी तरह से हुई है। इसी के साथ यमुनोत्री धाम की भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये देखिए। ये है उत्तराखंड के चमोली में भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ की तस्वीरें। भगवान बद्रीनाथ का मंदिर 2 फीट मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत ने भगवान बद्री विशाल का श्रृंगार किया है। आप पूरे परिसर का नजारा देख सकते हैं। बर्फबारी के साथ जो दृश्य यहाँ दिखता है वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होता है। चारों तरफ बर्फ का सन्नाटा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ देवताओं का कोई पर्व चल रहा हो। लगातार 3 दिनों से बद्री धाम में बर्फबारी हो रही है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।